Hey friends, this is Kunal and welcome back to Learn with Kunal। आज हम पढ़ेंगे ग्रामीण और नगरीय संगठन। इससे पहले हमने जनसंख्या संगठन के बारे में और आयु संरचना के बारे में, आयु लिंक पिरामिड के बारे में पढ़ लिया है। आज हम ग्रामीण और एवं नगरीय संगठन के बारे में पढ़ेंगे। ग्रामीण और नगरीय संगठन गांवों और शहरों की जनसंख्या को प्रदर्शित करता है। ये जो संगठन है ये दोनों गांवों और शहर दोनों की जनसंख्या को प्रदर्शित करता है, इसलिए इसका ग्रामीण और नगरीय संगठन कहा गया। अब हम देखते हैं कि ग्रामीण और नगरीय संगठन क्यों आवश्यक है। ग्रामीण और नगरीय संगठन इसलिए आवश्यक है क्योंकि गांव और शहर की सामाजिक, आर्थिक, आजीविका और ये सभी कई सारी वस्तुएं भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। हम देखते हैं आयु लिंक पिरामिड अलग होता है, व्यावसायिक संरचना अलग होती है। अब गांवों में देखें तो लोग क्या करते हैं, प्राथमिक क्रियाएं करते हैं। गांवों के लोग प्राथमिक क्रिया, नगरीय लोग गैर प्राथमिक क्रियाएं करते हैं। अब ये एक तो अंतर आ गया। अब व्यावसायिक संरचना में अंतर आता है। यहाँ के लोग कृषि करते हैं, यहाँ के लोग व्यवसाय पर अधिक ध्यान देते हैं क्योंकि एक रोजगार का अवसर उपलब्ध होता है। जब शहरों में लोगों की अधिकता होती है तो व्यवसाय का अवसर उत्पन्न हो जाता है। और कई लोग गांवों से नगर की तरफ भी प्रवास करते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा है क्योंकि वहां पर रोजगार के अवसर ज्यादा होते हैं, आबादी ज्यादा होने के कारण वहां के लोग अधिक रूप से पैसे कमा सकते हैं और रोजगार के अवसर अच्छे मिल जाते हैं। अब यहाँ के लोग कृषि करते हैं और यहाँ के लोग व्यवसाय। यहाँ के लोग अधिकतर, ज्यादा तो नहीं बोल सकते, पर अशिक्षित लोग ज्यादातर गांवों में रहते हैं और शिक्षित लोग शहर में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि गांव के लोग भी अशिक्षित हैं पूरे, अभी तो बहुत ही हालत सुधर गए हैं, अभी तो शिक्षित ही है, परंतु ज्यादातर लोग गांव में रह रहे हैं। अब हम देखते हैं यहाँ के लोग क्या करते हैं। यहाँ के लोग कृषि में रहते हैं और यहाँ के लोग उत्पादन पे भी ध्यान देते हैं। उत्पादन यानी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में उत्पादन होता है और सेवाओं पर ध्यान देते हैं। ये 3 पॉइंट हो गए इसके। और इसमें कृषि, लघु एवं कुटीर उद्योग, गांव में कई सारे लघु एवं कुटीर उद्योग भी चलते हैं। अब हम देखते हैं इनमें प्राथमिक क्रियाएं, गैर प्राथमिक क्रियाएं और इसके अलावा भी कई सारे क्षेत्र होते हैं। जैसे कि फर्स्ट हो जाता है हमारा प्राथमिक क्रिया। प्राथमिक क्रियाओं में क्या क्या आता है, कृषि आती है, वाणिज्य आती है, मत्स्य पालन आता है, मत्स्य पालन, और ये सभी ज्यादातर ये प्राथमिक क्रियाओं में आते हैं। और ये सब क्या आते हैं, जैसे कि द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ क्रियाओं में ज्यादातर यहाँ पे लोग पाए जाते हैं। और गांवों में जनसंख्या ज्यादा होती है और गांवों में जनसंख्या कम होती है और नगरों में जनसंख्या ज्यादा होती है, यानी आबादी ज्यादा होती है। अब हम एक ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे जो हमारी पुस्तक में दिया गया है। ये हमारा ग्राफ है, जो है ये किसका ग्राफ है, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की तुलना का ग्राफ है। अब इसमें ये जो लंबी लंबी रेखाएं दी गई हैं ये ग्रामीण क्षेत्र को प्रदर्शित करती है और जो ये बॉक्स दिए गए हैं ये शहरी क्षेत्र में स्त्रियों की संख्या को प्रदर्शित करते हैं। अब हम देखते हैं हमारी पुस्तक में 6 ग्राफ दिए गए, वैसे हमने 4 ही बनाए, 4 इंपोर्टेंट ही है लोग चारों। अब हम देखते हैं सर्वप्रथम जिम्बाब्वे में शहरी, इस शहर में स्त्रियों की जनसंख्या ज्यादा है और गांवों में कम है, क्योंकि ये गांव का है और ये शहर का है, यानी यहाँ पे 1032 है और यहाँ पे 1087। इसके बाद हम कनाडा में देखें, कनाडा में इसके विपरीत है, यानी जिम्बाब्वे के विपरीत है ये कनाडा, और इसमें ग्रामीण स्त्रियों की जनसंख्या 1069 है और
शहरी जनसंख्या 968 है, इसका मतलब यहाँ पे इसके विपरीत हो रहा है। इसके पश्चात नेपाल में वापस नेपाल और जिम्बाब्वे का ग्राफ एक जैसा ही है, क्योंकि यहाँ पर भी ग्रामीण जनसंख्या स्त्रियों की कम है और शहरी जनसंख्या स्त्रियों की ज्यादा है। और फिनलैंड देखें तो फिनलैंड और कनाडा एक जैसे, यानी ये दोनों ग्राफ एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और ये दोनों ग्राफ एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। और ये दोनों इन दोनों के जिम्बाब्वे और नेपाल कनाडा और फिनलैंड के विपरीत है। अब हम देखते हैं कि जो पश्चिमी देश होते हैं, पश्चिमी देशों में पुरुष गांवों में अधिकतर रहते हैं और महिलाएं अपने कार्य के लिए शहर में प्रवास कर जाती है। तथा वहां पर पश्चिमी देश कौन कौन से आगे, यूरोप में फ्रांस है, जर्मनी है, ये सभी देश पश्चिमी देश है। अब इनमें महिलाओं की संख्या ज्यादा होती है, यानी शहर में महिलाओं की जनसंख्या ज्यादा होती है, शहर में, ग्राम में नहीं। शहर में महिलाओं की जनसंख्या ज्यादा होती है और गांव में पुरुषों की जनसंख्या अधिक होती है। अब हम देखते हैं कि भारत में क्या स्थिति, भारत में भी हम देखें तो ज्यादातर महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में बहुत ही कम महिलाएं प्रवास करती है। इसका कारण एक ये भी है क्योंकि इनका घर वहां पे होता है, उनकी खेती सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कारक है कृषि, उनका कृषि क्षेत्र जो होता है वो वहां पर होता है। इसके कारण महिलाएं उसमें बहुत ही योगदान प्रदान करती है। अब हमारे देश में महिलाओं के कार्यों को जीडीपी में नहीं जोड़ा जाता, यानी जो घरेलू कार्य करते हैं उनको जीडीपी में नहीं जोड़ा जाता। इसलिए दूसरे देशों में हम देखते हैं कि जो गांवों की महिलाएं होती है वो शहर में जाकर प्रवास कर जाती है और वहां पर जाकर कार्य करती है, और हमारे यहाँ पर गांवों की महिलाएं गांवों में ही कार्य करती है, वो भी कृषि के क्षेत्र में, और लघु और कुटीर उद्योग है, वाणिज्य है, इन सभी में अपने परिवार की मदद करती है। अब हमारी पुस्तक में दिया गया है कि नगरीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों की अधिक संभावना के कारण ग्रामीण क्षेत्रों की महिला आगमन के परिणाम स्वरूप यूरोप, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के नगरीय क्षेत्रों में महिला की अधिकता, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप के देशों में शहरी महिला जनसंख्या अधिक है, क्योंकि वहां की महिलाएं शहर में जाकर अपने रोजगार के अवसर प्राप्त कर रोजगार करती है। इसके पश्चात है कृषि भी इन विकसित देशों में अत्यधिक मशीनीकृत है, यह लगभग पुरुष प्रधान व्यवसाय है, यानी यहाँ पर कृषि जो है वो तकनीकी बहुत ही आगे बढ़ चुकी है। हमारे यहाँ पर कृषि पारंपरिक तरीके से भी की जाती है, अभी तो मशीनरी आई है, धीरे धीरे बढ़ रही है। इस हम दूसरे देशों में देखें तो कृषि भी तकनीकी रूप से की जाती है, यानी मशीनरी रूप से की जाती है। इसके विपरीत एशिया के नगरीय क्षेत्रों में पुरुष प्रधान प्रवास के कारण, यानी हमारे यहाँ पे लोग देखे, हम इधर हमारे राजस्थान में हम देखे तो यहाँ के लोग गुजरात जाते हैं, दूसरे मुंबई जाते हैं, ऐसे दिल्ली जाते हैं, इन क्षेत्रों में जाकर काम करते हैं, यानी यहाँ के पुरुष जो होते हैं वो बाहर जाकर काम करते हैं और रोजगार के अवसर प्राप्त करते हैं, और महिलाएं घर का काम और खेती का काम संभालती है। अब हम देखें भारत जैसे देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्यों में महिलाओं की सहभागिता काफी ऊंची, यानी महिलाओं की सहभागिता अभी ऊंची है, हमने इसके बारे में पढ़ लिया। नगरों में आवास की कमी है, नगरों में हमने देखा था कि लोग फ्लैट बनाकर रह गए और गांवों में आवास की पर्याप्त जगह है। रहन सहन की उच्च लागत, यानी वहां पे रहने का रेंट किराया बहुत ही ज्यादा है, गांवों में आप बहुत ही कम खर्चे में आप रह सकते हैं। रोजगार के अवसरों की कमी, सुरक्षा की कमी, यानी महिलाओं की सुरक्षा की कमी भी नगरों में हो जाती है। आए दिन हम सुनते रहते हैं कि ये घटना होगी, वो भी शहरों में होती है, गांवों में कम होती है। इसलिए महिलाओं को गांव से शहर में प्रवास के लिए भारत में यानी उसकी मात्रा जो है वो कम है, यानी बहुत कम ही महिलाएं शहर में प्रवास करती है। अब हम इसके बाद देखिए, हमने देख लिया जिम्बाब्वे और कनाडा, इन दोनों का ग्राफ सेम है, यानी यहाँ पे महिला जनसंख्या ज्यादा है और यहाँ पे फिर शहरी जनसंख्या ज्यादा। अब इधर हम देखें कनाडा और फिनलैंड का, तो यहाँ पे ग्रामीण महिला जनसंख्या ज्यादा और यहाँ पे भी ग्रामीण महिला जनसंख्या ज्यादा है। इसका मतलब जिम्बाब्वे देश में महिलाओं को छूट है, वो जा सकती है, वहां की महिलाएं रोजगार का अवसर प्राप्त करना चाहती है और वहां पे रोजगार करते हो। कनाडा जैसे देशों में पुरुष प्रधान, यानी पुरुषों को ही व्यवसाय का
अधिकार, जैसे कि हम देखें तो पुरुष ही व्यवसाय में प्रधान होता है, ऐसे नियम वहां पे बने हुए। साक्षरता, साक्षर यानी पढ़ा लिखा। साक्षरता का सामान्य अर्थ हम देखें तो हम इसका एक परिभाषा लिख देते हैं। साक्षर की परिभाषा, साक्षर की सामान्य परिभाषा कुछ इस प्रकार होगी। साक्षर उस व्यक्ति को कहा जाता है जो अपने रोजमर्रा के जीवन में सरल वाक्यों को पढ़ लिख सके। यानी साक्षर उस व्यक्ति को कहा जाता है जो अपने रोजमर्रा के जीवन में किसी भी सरल या सामान्य वाक्य को पढ़ लिख सके। अब हम देखते हैं कि साक्षरता क्यों आवश्यक है। साक्षरता किसी भी देश की सामाजिक और आर्थिक स्तर को दर्शाता है। साक्षरता से किसी भी देश के विकास, उसकी तकनीक के बारे में पता लगाया जा सकता है। अब हम देखें कि जिस देश में साक्षरता यानी शिक्षित जनसंख्या कम होगी, उस देश में हम देखेंगे कि तकनीकी विकास कम होगा, आर्थिक और सामाजिक स्तर निम्न स्तर पे होगा, औद्योगिक विकास कम होगा। इसी के कारण साक्षरता वहां पर कम है। और अगर किसी देश में साक्षरता अधिक है यानी शिक्षित लोग अधिक है, तो वहां पर तकनीकी का विकास ज्यादा होगा। इसके पश्चात हम देखें कि जो औद्योगिक क्षेत्र है उनमें लोग आगे बढ़ेंगे। अंतरिक्ष विज्ञान, ये सभी ज्योतिष विज्ञान, इन सब में लोग बहुत ही आगे बढ़ चुके हैं क्योंकि वहां पर साक्षरता अधिक है। अब हम दो देश के, एक लेते हैं जापान और दूसरा लेते हैं हम किसी भी देश को, भूटान, नेपाल, इन देश को ले लेते हैं। अब हम देखिए यहाँ पे लोग ज्यादातर शिक्षित है और यहाँ पे अशिक्षित है। अब ये लोग टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत ही आगे निकल चुके हैं। जहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत ही खतरनाक है, ये एक विकसित देश है। सर्वप्रथम अगर पूरा देश शिक्षित है तो वह देश विकसित होने में ज्यादा समय नहीं लगाएगा। यानी यह विकसित देश है और ये भूटान जो है वो विकासशील देश है। अब ये देश जो है जहां पर सही ढंग से रोड भी नहीं बने हुए, भूटान जो देश है उसमें सही ढंग से रोड भी नहीं बने हुए। और जापान जो इतना विकसित देश है, यहाँ पर आए दिन भूकंप आते हैं और आए दिन बिल्डिंगें गिरती है और आए दिन वो खड़े कर देते हैं। ऐसी बिल्डिंगें हर रोज गिरती है, वहां पे हर रोज भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी फूटते हैं। और इसमें जब युद्ध हुआ था नागासाकी और हिरोशिमा पर, अमेरिका ने बम बरसाए थे। इसके पश्चात भी जापान ने अपने क्षेत्र में इतनी तरक्की की है कि वह टेक्नोलॉजी के बारे में आज विश्व में प्रख्यात है। अब हमने ये देख लिया कि साक्षरता किस तरह सामाजिक और आर्थिक स्तर को दर्शाती है और साक्षरता से ही लोगों यानी सरकार की नीतियों और योजनाओं के बारे में लोगों को पता चलता है और सुविधाओं का ज्ञान बढ़ता है। अगर लोगों को सरकार कोई भी नीति निकाले और लोगों को समझ में नहीं आए तो वो नीति किस काम की, इसलिए साक्षरता नीतियों और सुविधाओं को बढ़ावा देता है। अब हम देखते हैं कि भारत में साक्षरता किसको कहा जाता है, यानी भारत में साक्षर व्यक्ति किसको कहा जाता है। भारत में साक्षर व्यक्ति उसको कहा जाता है जो 7 वर्ष से अधिक वर्ष का व्यक्ति, 7 से अधिक वर्ष का व्यक्ति, जो 7 से अधिक वर्ष का व्यक्ति हो वो पढ़ लिख सके, यानी अच्छे तरीके से पढ़ लिख सके और वो गणितीय और अंक गणितीय
ज्यादातर तो अंकगणित का उपयोग करेंगे। गणितीय पूरा लोगों को समझ में नहीं आता है, क्योंकि सब्जेक्ट लोगों के चेंज होता है। कोई 10वीं तक पढ़ा है तो उसको पूरी गणितीय नहीं आएगी, यानी अंकगणितीय गणना कर सके उसको ही हम भारत में साक्षर व्यक्ति कहते हैं। भारत में साक्षर व्यक्ति उसको ही कहते हैं। अब ये जो है कि भारत में किसको कहते हैं, 60 वर्ष से अधिक कोई भी बच्चा या फिर कोई भी बड़ा है, अब 60 वर्ष का भी है, अगर वो पढ़ा लिखा है, अंकगणितीय गणना में उसका दिमाग अच्छा चल रहा है, वो अच्छी तरह से गणना कर रहा है, तो वह साक्षर व्यक्ति कहलाएगा। और भारत में हम देखें कि साक्षरता इतनी भी अधिक नहीं है, पर धीरे धीरे अभी इंक्रीज हो रही है और यह जल्दी बहुत ही अच्छे लेवल पर पहुंच जाएगी। अब हम इसके बाद बात करते हैं व्यावसायिक संरचना की। इसके बाद बात करते हैं व्यावसायिक संरचना। अब व्यावसायिक संरचना, व्यावसायिक संरचना में सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्यशील जनसंख्या। इसमें कार्यशील जनसंख्या कौन सी होती है, हमारे जो जनसंख्या है उनमें से कार्यशील जनसंख्या कौन सी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे तरीके से याद कर ले। जो 15 से 59 वर्ष के लोग हैं वह कार्यशील जनसंख्या है। ये जो है ये लोग कार्यशील जनसंख्या में गिनते हैं। इसके बाद हमने इससे पहले पढ़ा था कि बच्चों और बूढ़ों में, बच्चों को क्या कहा जाता है, आश्रित जनसंख्या कहा जाता है, और बूढ़ों को क्या कहा जाता है, बूढ़ों को यानी स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत है, उससे पैसा ज्यादा खर्च होता है, यानी लोग रोजगार नहीं करते, वो दूसरों पर भी आश्रित रहते हैं। अब हम देखते हैं कि व्यवसाय में क्या आता है, कृषि, वाणिज्य उद्योग, खनन, विनिर्माण उद्योग, इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। उद्योग की परिवहन, संचार। अब इसमें उद्योगों को भी 4 भागों में बांटा गया है। अब उद्योग के 4 भाग, व्यवसाय को भी 4 भागों में बांटा गया है। व्यवसाय को 4 भागों में बांटा गया है। प्राथमिक, द्वितीयक और चतुर्थ, इन 4 भागों में बांटा गया। अब हमने देखा था कि प्राथमिक क्रिया कौन करते हैं, जो गांवों में रहते हैं लोग, वो ज्यादातर प्राथमिक क्रियाएं करते हैं। गांव में भी द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ क्रियाएं होती है, परंतु ये कम मात्रा में होती है। प्राथमिक क्रिया में क्या क्या आ जाता है, जैसे कि कृषि हमने पढ़ा था, मत्स्य पालन, खनन, ये सभी प्राथमिक क्रिया में। अब द्वितीय क्रिया में क्या क्या आता है, व्यापार, परिवहन, संचार, ये सभी हो गए द्वितीय क्रियाएं। अब तृतीय क्रियाएं, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। ये सॉरी, ये गलत हो गया। द्वितीय क्रियाओं में क्या क्या आता है, हम देखते हैं कि विनिर्माण, और हम देखते हैं उद्योग, ये सभी विनिर्माण और उत्पादन, ये सभी द्वितीय क्रिया में आ गए। अब तृतीय क्रिया में क्या क्या आता है, हमने जो अभी लिखा था, व्यापार, परिवहन, संचार, ये सभी तृतीय क्रियाओं में होगा। और ये हो गया प्रौद्योगिकी, चतुर्थ क्रियाओं में प्रौद्योगिकी और वैचारिक, सूचना, वैचारिक आदि, ये सब चतुर्थ क्रियाओं में आ गई। अब ये जो चारों क्रियाएं हैं, अब हम देखते हैं प्राथमिक क्रिया ज्यादातर गांव में की जाती है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ क्रियाएं भी की जाती है, लेकिन कम क्षेत्र में की जाती है, क्योंकि गांव में भी व्यापार तो होगा ही, क्योंकि गांवों में रोजमर्रा की जरूरतों के लिए लोगों के
आवश्यकताओं के लिए व्यापार तो जरूरी है, क्योंकि वह हर बार दौड़कर शहर नहीं जा सकते सामान की आपूर्ति के लिए, इसलिए अभी गाँव में व्यापार अच्छी तरीके से बढ़ रहा है। इसका मतलब यानी प्राथमिक क्रियाओं के साथ साथ ये सभी क्रियाएं भी होती है, लेकिन ज्यादातर प्राथमिक क्रियाएं गांव में होती है, और इसके पश्चात शहरों में क्या क्या होता है, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक क्रिया। यहाँ तक आते आते ये कम हो जाता है। ठीक है, जहां तक समझ में आ गया, ये हमने देख लिया है। अब हम देखते हैं कि जो आदिम अवस्था के लोग होते हैं वो प्राथमिक क्रियाओं के कार्य करते हैं, यानी वो कृषि करते हैं, उनको वह प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन करते हैं, जैसे कि उनको जलाने के लिए ईंधन की लकड़ी चाहिए, क्योंकि वो तो विकसित हुए नहीं है, उनका तकनीकी विकास हुआ नहीं, उनके पास गैस है नहीं, तो वो लकड़ियों को काटते हैं, यानी वन को काटते हैं, वन की कटाई करते हैं। अब वन की कटाई हुई तो पर्यावरण का विदोहन हुआ, यानी वातावरण का विदोहन हुआ, उससे वातावरण प्रदूषित होगा और जो पेड़ है उनकी कमी आ जाएगी। ये हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है। व्यावसायिक संरचना, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, ये सभी अच्छी तरीके से आप कर ले। आपका क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन सकता है कि प्राथमिक क्रिया कौन कौन सी आती है, द्वितीयक क्रिया कौन कौन सी आती है, तृतीयक क्रिया कौन से, चतुर्थक कौन कौन से, ये सभी आ सकते हैं। अब हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर है। एमसीक्यू क्वेश्चन है फर्स्ट, निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया। अब हम देखते हैं इसमें 4 ऑप्शन है। पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास, पुरुषों की उच्च जन्म दर, स्त्रियों की निम्न जन्म दर, स्त्रियों का उच्च प्रवास। अब हम देखते हैं कि हमारे पुस्तक में दिया गया था कि पुरुषों की कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास, यानी जो पुरुष है वो दूसरे देशों में प्रवास कर जाते हैं, क्योंकि वहां पर रोजगार के अवसर कम होते, तो वहां पर जनसंख्या यानी महिलाएं अधिक पुरुष, जैसे कि हम देखते हैं हमारे यहाँ से लोग जाते हैं, कुवैत जाते हैं, हम देखते हैं ज्यादातर क्षेत्रों में जाते हैं, तो जैसे कि पुरुष कार्यशील जनसंख्या, यानी यहाँ से लोग वहां पे जाएंगे तो वहां पर जनसंख्या यानी पुरुषों की जनसंख्या बढ़ेगी। अब हम देखते नहीं, औरतें तो जाती नहीं है वहां पे, तो वहां पर औरतों की कमी हो जाएगी और पुरुष अधिक हो जाएंगे। ये हमारा हो गया पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास, यानी कार्यशील जनसंख्या जो 15 से 59 वर्ष के हैं वो पुरुष कार्यशील जनसंख्या में आ गए। अब हम लिखते हैं दूसरा है, निम्न में से कौन सी जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का मैंने बोला था ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम देखते हैं 15 से 65, 15 से 64, 15 से 66, 15 से 59, यानी इसमें आंसर है हमारा 15 से 59। निम्नलिखित देश में से किस देश का लिंग अनुपात सर्वाधिक है, यानी किस देश का लिंग अनुपात सर्वाधिक है, लेटविया। उसमें हमारी पुस्तक में प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियां, प्रति 100 पुरुषों पर, प्रति 100 स्त्रियों पर 85 पुरुष है। और संयुक्त अरब अमीरात में जो वो देश है उसमें सबसे निम्न लिंग अनुपात पाया जाता है, और उसमें जनसंख्या है प्रति 100 स्त्रियों पर 311 पुरुष, यानी स्त्रियां वहां पे कम है। ये हमारे हो गए क्वेश्चन आंसर। जनसंख्या संगठन से क्या समझते हैं, किसी देश में पुरुषों और स्त्रियों की जनसंख्या का संगठन ही जनसंख्या संगठन, ये सब आपने पढ़ लिया है। आयु संरचना का क्या महत्व है, आयु संरचना में 3 तरह के लोग रहते हैं। फर्स्ट होता है बाल वर्ग, दूसरा प्रौढ़ वर्ग, तीसरा होता है वृद्ध वर्ग, जिसमें 0 से 14 वर्ष के बाल वर्ग में आएंगे, 15 से 59 वर्ष के प्रौढ़ वर्ग में आएंगे, क्योंकि वह कार्यशील जनसंख्या। वृद्ध वर्ग में कौन कौन से आएंगे, जो 60 से अधिक है। इसके बाद लिंग अनुपात को किस प्रकार, लिंग अनुपात क्या है, पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या के दोनों के अनुपात, यानी उनके दर को निकाला जाता है, वही लिंग अनुपात है। अब हम देखते हैं लिंग अनुपात को कैसे निकालते हैं, यानी अगर प्रति 2 तरह से निकालते हैं, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या और प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या। उसका सूत्र मैंने बता दिया है, जिसने नहीं देखा इससे पहले वाला वीडियो वो लोग जाके पहले वाला वीडियो देख ले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल लर्न विद कुणाल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।